वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपका यहाँ पे प्रथम सावधिक परीक्षा जो 2021-22 में दिसंबर जनवरी में होने जा रही है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक है विज्ञान की, वो आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर सकते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप तक इसकी पूरी जानकारी पहुंच सके। और ये JCERT के द्वारा जो परीक्षा ली जाने वाली है दो टर्म में, उसमें जो प्रथम टर्म की जो प्रश्न प्रारूप है वो मैं आपके समक्ष विज्ञान की जो चौथा सेट है वो पेश कर रहा हूँ। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, हो सकता है इसमें से काफ़ी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ जाए, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो भी इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आ सकते हैं, या हो सकता है काफ़ी क्वेश्चन मिल जाए, 50% मिल जाए, लेकिन उम्मीद ज़्यादातर है क्योंकि ये काउंसिल द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए हम इसके जो प्रथम प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। तो हमारा जो प्रथम प्रश्न है कि यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो परावर्तन कोण का क्या होगा? परावर्तन कोण का मान क्या होगा या परावर्तन कोण क्या होगा? तो इसका परावर्तन कोण आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है, जैसे आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है, अगर इस तरह का है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में कोण बन रहा है, अगर आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री बन रहा है, तो ये I हो जाएगा और ये R हो जाएगा। तो ये दोनों का मान बराबर होता है, तो इसलिए इसका मान जो है हमारा, इसका मान 45 डिग्री होगा। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण होता है, और दोनों का मान बराबर होता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा मुख्य अक्ष। यदि F का मान 16 है तब R का मान क्या होगा? F अगर 16 है तो R बराबर 2F हो जाएगा, क्योंकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो 16 है तो ये दोगुना हो जाएगा 32। अगला प्रश्न हमारा है, किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया है जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा? तो कहाँ रखा गया जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा? तो इसका उत्तर जो है हमारा हो जाएगा ध्रुव और फोकस के बीच में, क्योंकि जब हम किसी वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा और आभासी होता है। जिसका उत्तर हो जाएगा ध्रुव और फोकस के बीच। उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग हम गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं। तो गाड़ी के हेडलाइट में, आगे के लाइट में किया जाता है उत्तल दर्पण का, ताकि लाइट आसानी से एक जगह फोकसांतरित किया जा सके एक जगह, और ज़्यादा मात्रा में हमको रोशनी की प्राप्ति हो सके। अगला प्रश्न है, जल में सिक्का डालने पर वह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यह प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो इसको हम कहेंगे प्रकाश के अपवर्तन की घटना, कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। अगर बाल्टी में, पानी भरी बाल्टी में हम छड़ी डालते हैं तो छड़ी का जो हिस्सा पानी में रहता है वह तिरछा दिखता है या उथला दिखता है, यह अपवर्तन की घटना है। लेंस के किस बिंदु पर फोकस की किरणें अपने मुख्य अक्ष से विचलित नहीं होती?
तो किस हद से विचलित नहीं होती, तो इसका उत्तर हो जाएगा फोकस हो जाएगा। तो फोकस पर मुख्य अक्ष से विचलित नहीं होती है, बाकी और स्थितियों में अपने अक्ष से विचलित हो जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सभी प्रकाश की किरणों को एक जगह अपसरित करती है, एक जगह एकत्र करती है। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तब नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? दृष्टिपटल, स्वच्छमंडल, परितारिका या पुतली? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुतली, क्योंकि पुतली जो है पर नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर आँख हम ज़्यादा कम रोशनी में जाते हैं तो पुतली फैल जाती है, ज़्यादा रोशनी में जाते हैं तो पुतली सिकुड़ जाती है। तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम पुतली ही करता है। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या है? सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। इसको हम कह सकते हैं निकटतम बिंदु जो मनुष्य के आँख का होता है 25 सेंटीमीटर है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है? मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति, मानव नेत्र हमेशा किसी वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब। इसका उत्तर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है, जरा दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? तो जरा दृष्टि दोष होने का कारण क्या है? तो जरा दृष्टि दोष होने का कारण नेत्र की समंजन का घट जाना, क्योंकि आँख फोकस दूरी को समायोजित नहीं कर पाता है। तो इसी को हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। अगला प्रश्न हमारा, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है कहलाता है। तो उसको हम कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। अगला प्रश्न हमारा जो है, निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? तो निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर फिर आयरन 3 है, यहाँ पर भी आयरन 3 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन की मात्रा तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है, और हाइड्रोजन 4 दूना 8 है, तो हाइड्रोजन यहाँ 8 है। तो इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा, उत्तर जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा। ये बैलेंस है, बाकी जो और 3 परिस्थितियाँ हैं वो असंतुलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ का उपचयन और अपचयन हो रहा था? किस पदार्थ का अपचयन और उपचयन हो रहा है? तो इसमें अपचयन और उपचयन जो हो रहा है, इसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट गया है, यहाँ हाइड्रोजन है सिंगल, यहाँ हाइड्रोजन के साथ यहाँ ऑक्सीजन है। तो यहाँ उपचयन हो रहा है और यहाँ अपचयन हो रहा है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा हमारा, जो फर्स्ट वाला हो जाएगा CuO+H2। तो ये हमारा उपचयन हो रहा है। तो अगला प्रश्न हमारा जो है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं, या अभिकर्मक भी कहते हैं इसको। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बराबर। इसका हो जाएगा बराबर CH4 + 2H2O एरो CO2 + H2O + ऊर्जा। यह किस प्रकार की ऊर्जा है? जब मीथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो मीथेन जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति करता है, जल का निर्माण करता है और ऊर्जा विमोचित करता है। तो विमोचन हो रहा है ऊर्जा का, इसलिए उसमें क्षैपीय अभिक्रिया हो गया। अगला प्रश्न है,
ए प्लस अम्ल एरो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। तो जब हम अम्ल की अभिक्रिया क्षारक के साथ कराते हैं तो लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। तो इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा क्षार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा। तो नीला पत्र अगर नीला लिटमस पत्र में अगर डालने पर अगर अम्ल होगा तो नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है, अगर अम्ल नहीं होगा तो लाल को नीला करेगा। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है HNO3 नाइट्रिक अम्ल है CH3COOH, इथेनॉइक अम्ल HCl कार्बन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल है तीनों। तो ये तो नीला को लाल कर देगा, लेकिन NaOH जो है हमारा है ये क्षार है, ये नीला पत्र को लाल नहीं करेगा। क्षार में ये नहीं होता, ये लाल को नीला करता है। दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है। तो क्रिस्टलीकरण में कौन सा क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है। तो कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O, इसमें क्रिस्टलीकरण का जो जल का अणु मौजूद है या जल के कण मौजूद है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में किस लवण का प्रयोग किया जाता है। तो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला प्रश्न हमारा है, जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि जब अम्ल की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो अम्ल जो है जल के साथ H+ आयन बनाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा H+ आयन उपस्थित होता है, बी इसका उत्तर हो जाएगा, उसमें H+ आयन उपस्थित रहता है। पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 2, 7, 2, 4, 7, 14 है। यह पदार्थ में कौन सा क्षारक है। तो क्षारक 7 से कम अम्ल होता है, 7 उदासीन होता है और 7 से ज़्यादा क्षारक होता है। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि डी का जो pH मान है 14, तो ये प्रबल क्षारक हो जाएगा। इस अभिक्रिया में इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो इस पिक्चर में जो कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो ये हो जाएगा वियोजन, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में विघटन की क्रिया होती है। और विघटन के बाद चाइना डिश से सिल्वर क्लोराइड टूट कर अलग हो जाता है। तो ये वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। भोजन अन्य पदार्थ को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए कौन जैव प्रक्रम उत्तरदायी है। तो इसके लिए संवहन होगा। संवहन तंत्र जो हमारा है भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और इसकी आवश्यकता नहीं होती कार्बोहाइड्रेट की। जल की आवश्यकता होती है, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा नहीं होती है, तो कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है। तब मनुष्य एक परजीवी पोषण का प्राणी है, क्योंकि यह दूसरे जीवों पर आश्रित है, दूसरे जीवों को मार के उससे प्राप्त भोजन को पका करके खाता है, इसलिए परजीवी पोषण प्राणी है। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है। तो वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम उत्तरदायी है। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि श्वसन क्रिया में ग्लूकोज का पायरूवेट में टूटना कहाँ होता है। श्वसन क्रिया में
ग्लूकोज का पायरूवेट में टूटना माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है मानव शरीर का ऊर्जा गृह होता है। पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? संवहन जो होता है पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन जाइलम जड़ से पानी और खनिज लवण को पेड़ की पत्तियों तक पहुंचाता है और पत्तियों में निर्मित भोजन को फ्लोएम जो है पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है? तो धरती पर जीवन की क्रिया को बरकरार रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए जनन या रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, अन्यथा उस जीव का वंशज खत्म हो जाएगा। दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? दिया गया चित्र एक पुनरुद्भवन या पुनर्जनन की प्रक्रिया को दर्शाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। और ये जो पिक्चर है जिसको हम कहते हैं ब्रायोफिल्म या पथल चट्टा, इसकी पत्ती को तोड़कर फेंक दिया जाता है, पत्ती से ही पौधे पनपते हैं। इसके कोई बीज या अन्य चीज़ें नहीं लगती, इसके पत्ती द्वारा ही इसमें पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है। बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो बीज के अंदर अगर भ्रूण होता है और वो बाद में नमी के या उपयुक्त परिस्थितियां मिलने के बाद उसमें अंकुरन हो जाता है, उसमें नवोद्भिद उत्पन्न हो जाता है, विकसित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं अंकुरन। गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है? तो गर्भाशय के ग्रीवा में निषेचन की क्रिया होती है। तो इसका ग्रीवा हो जाएगा, क्योंकि लिंग से निकलने वाला या मनुष्य के या नर लिंग से निकलने वाला सीमेंस या वीर्य जो होता है ग्रीवा से ही प्रवेश करता है और गर्भाशय तक पहुंचता है। इसके अलावा गर्भाशय की मुख्य जो होता है द्वार, यह गर्भाशय की मुख्य द्वार जो होती है और शरीर से औरतों के शरीर के या स्त्री के शरीर से बाहर दिखने वाली संरचना को दर्शाती है, जिसको हम योनि द्वार कहते हैं। इसके बाहर ये संरचना जो होती है जिसको हम योनि द्वार कहते हैं, ये ग्रीवा के बाहर की संरचना होती है। तो जल विद्युत संयंत्र के लिए आवश्यक निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? तो जल विद्युत संयंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि इस संयंत्र में के निर्माण पारिस्थितिकीय तंत्र नष्ट हो जाता है। जल संयंत्र जहाँ पर भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम या बहुउद्देशीय परियोजना के लिए डैम बनाए जाते हैं, उससे उस क्षेत्र का जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको बहुत क्षति पहुंचती है। उदाहरण के लिए भारत का जो नर्मदा नदी पर जो डैम बनाया गया है उसकी वजह से उस इलाके का पारिस्थितिक तंत्र बिल्कुल ही नष्ट हो चुका है। बड़े बांधों से बड़ी समस्याएं होती है और ज़मीन पर दबाव बढ़ता है और पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट कर देता है। अगला प्रश्न हमारा जो है, सौर सेल के उपयोग की क्या सीमाएं हैं? तो सौर सेल जो होता है ये काफ़ी महंगा होता है, इसकी वजह से हर आदमी इसे नहीं खरीद सकता है और इससे बिजली एक लिमिट मात्रा में बनती है। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमाएं हैं? तो नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग की सीमाएं कई कारणों से नाभिकीय ऊर्जा जो होती है, पहला तो यूरेनियम दुनिया के कुछ एक देशों में पाया जाता है और हर तरह के यूरेनियम से विद्युत नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तीसरी बात, नाभिकीय ऊर्जा बनाने के उपरांत जो कचरे बच जाते हैं, जो अपशिष्ट बच जाते हैं, उसको जहाँ तहाँ नहीं फेंक सकते हैं।
क्योंकि इसकी वजह से भी भयंकर पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो जाती है। इसलिए इसके जो मेन जो समस्या है, परेशानी है, वो नाभिकीय अपशिष्ट का भंडारण जो है ये होती है। तो इसकी वजह से यूरेनियम या नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग की जो सीमा होती है लिमिटेड है। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का स्रोत उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा है? घरेलू कार्यों के लिए एलपीजी सिलेंडर का उपयोग करना सबसे बेहतरीन है, लेकिन गाड़ी या वाहन चलाने के लिए सीएनजी बेहतर है। तो इसलिए सबसे बेटर जो होगा हमारा एलपीजी जो होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस का उपयोग करना, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर घरों में इसका उपयोग होता है। ये एक प्रदूषण रहित ऊर्जा का स्रोत है। निम्नलिखित में से किस विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है? तो सबसे ज़्यादा जो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है तापीय विद्युत संयंत्र। तो तापीय विद्युत संयंत्र जो है, इसमें थर्मल पावर स्टेशन जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर एक साथ टनों टन जो है कोयला डाला जाता है और उसको जलाया जाता है। जो उसके जलने के बाद उससे बिजली बनाई जाती है। और इसकी वजह से, क्योंकि कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, उससे आगे चल कर के पर्यावरणीय समस्याएं होती है। वातावरण में प्रदूषण फैलता है, ज़मीन गंदा होता है, पर्यावरण गंदा होता है और कई प्रकार की समस्याएं देखी जाती हैं। तो आज मैंने आपके समक्ष विज्ञान वर्ग की जो चौथा सेट था मॉडल प्रश्न प्रारूप का, उसको आपके समक्ष रखा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें, ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स पहुंचती रहे और आप तक जो लेटेस्ट जानकारियां हैं वो पहुंचती रहे। धन्यवाद।